तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2020 में, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग सेक्शन में, वो कंप्लीट सेक्शन आपका क्या था, कैसे था, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, कौन से पार्ट से आपको कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, कैसे उन सारे सवालों को डील किया जाता है, कैसे पजल्स में मिनिमम पॉसिबिलिटीज के साथ सवालों के आंसर दिए जाते हैं, कैसे इनइक्वालिटीज में बिना पेन पेपर लगाए हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सिलोजिज्म में चाहे ओनली अ फ्यू हो, अ फ्यू हो, कुछ भी हो, हम उसको कैसे एक्यूरेटली सवालों को आंसर दे पाए, इन सबको बारीकी से एक एक करके सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर मैं कंपेयर करूं इस रीजनिंग के सेक्शन को क्वांट के सेक्शन के साथ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि रीजनिंग का सेक्शन एक स्टैंडर्ड सेक्शन था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा इजी है, बट बहुत ही ज्यादा जैसे क्वांट की तरह इतना इजी मुझे तो फील नहीं हुआ। तो दिल थाम के बैठ जाइए, एक बार सारे के सारे सवालों को पॉज करके खुद बनाइएगा, तभी आपको अंदाजा लगेगा कि लेवल एक्चुअली में क्या था। तो चलिए सफर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। लेकिन उससे पहले आप तक एक छोटा सा अपडेट, अनलॉक 2020 आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है, जहां पे आप अपने कोई भी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% का इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं। ये ऑफर आपका आज फरवरी 16 के मिडनाइट तक ही अवेलेबल है। तो यहां पे आप इस ऑफर को अवेल करने के लिए कोड लगा सकते हैं CD लाइव, जिस कोड के साथ आप कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले तो आपको इंस्टेंट उसके ऊपर एक 20% का ऑफ मिल जाएगा। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट करने वाला था 20th ऑफ फेब पे, वो आपके डिमांड पे एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए कि थोड़ा टाइम और चाहिए बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, यहां पे इस चीज को एक और वीक के लिए रीशेड्यूल किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। तो एक वीक और जान झोंक दीजिए और आप अपने जो भी एक्साइटिंग गिफ्ट है, चाहे लैपटॉप हो, ईयरबड्स हो, स्मार्टफोन हो, या फिर गिफ्ट वाउचर हो, या फिर स्कॉलरशिप हो, उनको पक्का करने के लिए पूरा आराम से मेहनत कर सकते हैं एक और हफ्ते। और इसके बाद आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब? फरवरी 27 पे ये एग्जामिनेशन होगा। बाकी के अपडेट सब आपको मिलता रहेगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा जरूर से। और अगर मैं बात करूं तो 16 फेब से आपके जो टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस स्टार्ट हुए हैं, उन सबको एनरोल जरूर से कर लीजिएगा अगर आप प्लस पे हैं। और अनअकैडमी के आस्क के डाउट फीचर का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, जहां पे आपके कोई भी डाउट्स हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कर सकते हैं और आप एक साथ 3 डाउट्स तक आप भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि उसका सॉल्यूशन हमारा टीम, एक्सपर्ट टीम आपको दे सके। और अगर मैं बात करूं, दिस इज हाउ माय प्रोफाइल लुक्स लाइक। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली फॉलो मी बिकॉज अपार्ट फ्रॉम प्लस क्लासेस there are special classes, lot of special classes I'm taking। एक तो मैं डेली बेसिस पे आपका 9 PM पे क्लास लेता हूं, स्पेशल यानी कि फ्री क्लास होता है, जहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं जबरदस्त तरीके से अपने बैंक एग्जाम्स 2022 के लिए, जहां कब हम पजल प्रैक्टिस करते हैं, कब हम अरिथमेटिक प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डेली बेसिस पे 9 PM पे अलग अलग टॉपिक्स के साथ चलता रहता है। और भी मैं सेशन स्पेशल पे ऐड करूंगा, तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल सके। और जितने लोग प्लस पे हैं वो सारे के सारे कोर्सेज को एनरोल जरूर से कर लीजिएगा। इन कोर्सेज में क्या क्या कब कब टाइमिंग है मैं आपको बता दूं। एक डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स जो है वो आपका दोपहर 12 बजे चलता है। अगर मैं बात करूं आपका जो अरिथमेटिक का कोर्स है, कंप्लीट अरिथमेटिक, वो कोर्स आपका इवनिंग 7 PM पे चलता है। और एक जो कोर्स है अपना एडवांस्ड मैथ्स यानी कि एडवांस्ड अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि थोड़ा क्लर्क मेंस को अभी के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट के पर्टिकुलरली, वो आपका टाइमिंग रहता है इवनिंग 4 बजे से 5:30 बजे। ये आपका जो कोर्स है ये आपका आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट किया हुआ है। तो ये आपका जो कोर्स है ये बैंक रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वही एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका अरिथमेटिक का कोर्स है और जो डीआई का कोर्स है, ये दोनों आपके बैंक एग्जाम्स के कैटेगरी में है अवेलेबल। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आइकॉनिक, बिकॉज आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं, चाहे डाउट क्लियरिंग के बात हो या फिर लाइव क्लासेस में कुछ भी आप रेज हैंड करने के फीचर्स के साथ आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आपको कोई भी मॉनिटरी डिस्काउंट, जैसे कि अब मैंने आपसे कहा 20% का ऑफ, तो उसके लिए आपको जब भी कोई रेफरल कोड मांगे परचेस करने के टाइम, तो आप यही कोड लगा सकते हैं CD लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो इस कंडीशन पे डिस्काउंट मिले वो मिल सके। और साथ ही साथ अपने क्रेडिट्स को भी रिडीम कर दीजिएगा, ताकि टोटल फुल डिस्काउंट आपको मिलके ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज का डिस्काउंट एक साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको मिल ही जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगे। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला पजल आप लोगों के साथ है। उम्मीद करता हूं कि पॉज करके टाइमर देके बनाएं, 2 से 2.5 मिनट में बनने चाहिए, उससे ज्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम की बात है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आराम से देखिएगा।
उसने मुझे कहा कि 8 पर्सन्स हैं आपके पास, P Q R S T U V W अटेंड मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अगर मैं बात करूं तो यहां पे डिफरेंट लोग आपके हैं जो कि डिफरेंट मंथ्स पे आपके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। 3 people अटेंड मीटिंग बिटवीन T and P। तो सबसे पहला जब भी ऐसे मंथ बेस्ड होंगे तो आप तो सबसे पहला काम कर दीजिए, सारे के सारे मंथ्स को फिक्स कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं कहूं तो जनवरी है आपके पास, मार्च है आपके पास, अप्रैल है आपके पास, मई है आपके पास, जुलाई है आपके पास, अगस्त है आपके पास, सितंबर है आपके पास और अक्टूबर है आपके पास। तो सारे के सारे मंथ्स को आप फिक्स कर दीजिए। मंथ्स को फिक्स करने के बाद आप उसको टेबल में बना दीजिए ताकि आपको ही कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टेबल बना दिया हमने। टेबल बनाने के बाद हम सवाल को पढ़ेंगे और लिंक से लिंक जोड़ते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं लिंक की बात करूं तो सबसे पहले अपने को जो लिंक मिला वो क्या मिला, 3 person अटेंड मीटिंग बिटवीन T and P who अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 days। अब देखो डेज की बात आ रही है तो आप डेज लिख लो कि जनवरी जो है वो 31 दिन का होता है, मार्च जो होता है वो 31 दिन का, अप्रैल 30 डेज का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। तो हम लोग सारे के सारे मंथ्स में कितने कितने डेज हैं उनको भी लिख लिए। अब वो बोल रहा है कि 3 पर्सन आपके T और P के बीच में रहेंगे और हु किसको रेफर करेगा, उसका इमीडिएटली पहला जो लगा है, मतलब P जो है वो 30 डेज वाले मंथ में अटेंड करता है। अब 30 डेज वाले मंथ आपके पास क्या क्या दिख रहे हैं, अप्रैल दिख रहा है और सितंबर दिख रहा है। तो P जो है वो या तो अप्रैल में अटेंड कर सकता है मीटिंग या तो सितंबर में अटेंड कर सकता है मीटिंग। यहां तक क्लियर? हाँ सर। इन दोनों में अटेंड करेगा अगर तो उसके 3 पर्सन बीच में छोड़ के आपका कौन अटेंड कर रहा होगा, T। तो 3 पर्सन ऊपर तो नहीं छोड़ा जा सकता इस केस पे, तो 3 पर्सन नीचे की ओर 2 3 छोड़ के यहां पे P होगा ना, T यहां पे आ सकता है और P यहां पे है तो 3 पर्सन छोड़ के T यहां पे आ सकता है। अब आगे अगर मैं पढ़ूं तो इसने मुझे क्या कहा, W अटेंड मीटिंग बिफोर V एंड आफ्टर R। W जो है वो आपका मीटिंग कब अटेंड करता है, वो आपका V से पहले अटेंड करता है लेकिन R के बाद करता है। W V से पहले अटेंड करता है और R के बाद में अटेंड करता है। तो सीक्वेंस क्रोनोलॉजी उनके बीच में ये रहना चाहिए। There are as many person attend meeting before P as after Q। देखिए बच्चे गिनने लग जाते हैं कि इसके ऊपर इतने हैं, बिफोर इतने हैं, P के ऊपर 2 हैं तो Q के नीचे 2। ऐसे आपको गिनना नहीं है, बस ये देखना कि ये जो ऊपर नीचे का कॉमन रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इसके ऊपर जितने इसके नीचे जितने, वो रिलेशन आपको P और Q के बीच में एस्टेब्लिश करना है। आप सबसे पहले आपके पास क्या अवेलेबल है, देखो सर अपने पास तो P अवेलेबल है। अगर आपके पास P अवेलेबल है तो एक बात बताओ कि वो नियरेस्ट कहां पे है, इस कंडीशन पे वो नियरेस्ट टॉप से है। बस देखो कितने पोजीशन छोड़ के वो टॉप से, 2 पोजीशन छोड़ के वो टॉप से। तो इसका रिलेशन जिस Q के साथ आएगा वो कहां आएगा, नीचे से 2 पोजीशन छोड़ के, 1 2 छोड़ के Q यहां आना चाहिए। सर और एक बार मैंने कहा P नियरेस्ट कहां है, सर P नियरेस्ट नीचे की ओर से। मैंने कहा P नीचे की ओर से कितना पोजीशन छोड़ के, सर 1 पोजीशन छोड़ के। ये रिलेशन किसके साथ एस्टैब्लिश करना है, Q के साथ। तो ऊपर से 1 प्लेस छोड़ के Q को यहां पे बैठा दो। ओके सर बैठा दिया मैंने। U अटेंड आफ्टर, अब चेक भी कर लो ना, सेम ही है। P के आपके बिफोर जितने हैं 1 2 3 4 5 6, Q के आफ्टर उतने ही होंगे 1 2 3 4 5 6, ये वही नियम फॉलो करेगा। U अटेंड मीटिंग बिफोर S एंड आफ्टर Q। U जो है वो S से पहले अटेंड करता है मीटिंग और Q के बाद में अटेंड करता है। S अटेंड मीटिंग बिफोर V एंड आफ्टर W। S जो है अटेंड करता है वो आपका V से पहले करता है और W के बाद में करता है। अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, अगर S V से पहले और W के बाद में, तो ये S जो है यहीं पे इन दोनों के बीच में, तो इसको मैं थोड़ा अपना रफ शीट चेंज कर सकता हूं। तो S जो है यहां पे आ जाएगा और V जो है वो यहां पे आ जाएगा। अब देखो क्रोनोलॉजी मतलब ये सिर्फ सीक्वेंस है, लग लग के हैं ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक है। ये ऑर्डर रहना चाहिए कि ऊपर R, उसके नीचे W, उसके नीचे S, उसके नीचे V, ऐसे करके मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो S के ऊपर आपका मतलब S जो है वो आपका V से पहले करना चाहिए और W के बाद में करना चाहिए, इसीलिए मैंने काट के S को यहां पे लिखा। Who does not attend meeting in May। तो आपका क्लियरली ये पता चल गया कि W जो है वो मई में मीटिंग अटेंड नहीं करता। अब चलो इन्हीं से क्या कड़ी से कड़ी हम जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, चलो बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो अगर मैं कहूं तो दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है आपको, S कॉमन दिख रहा है।
यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि एस के ऊपर आर डब्ल्यू होने चाहिए और एस के ऊपर क्यू यू होने चाहिए। तो सबसे पहला चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एस के ऊपर U और Q दोनों होने चाहिए, या फिर मैं अगर उल्टे दिशा से जाऊं कि Q के नीचे U और S दोनों होने चाहिए, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि यहां इस वाले कंडीशन में Q के नीचे सिर्फ एक ही जगह है, क्योंकि T ने एक जगह ले लिया है। तो Q के नीचे U और S दोनों आने तो यहां पे और संभव नहीं है, क्योंकि और जगह नहीं है मेरे पास। तो यहीं से ही मेरा पहला अरेंजमेंट जो है वो डिस्कार्ड हो गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बचा, इसमें फिट करो सभी को। इसमें जब मैंने फिट किया तो मैंने क्या देखा चीज कि यहां पे S और यहां पे S है। S के ऊपर कुल मिला के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? R होने चाहिए, W होने चाहिए, Q होने चाहिए, U होने चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ कि R, W, Q, U ये सारे के सारे अगर होने चाहिए, प्लस S के नीचे कौन होना चाहिए? V। मतलब S कभी भी सबसे नीचे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर सबसे नीचे बैठेगा तो उसके नीचे और V नहीं आ सकता। तो S के लिए क्या जगह बचा? अब देखो आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे R, Q, W, U, भले Q यहां पे बैठा है फिर भी आपके पास और कौन कौन चाहिए? R, W, U, मतलब कम से कम 1, 2, 3 एलिमेंट तो कम से कम उसके ऊपर बैठेंगे ही बैठेंगे। कौन कौन? R, W, U और ये Q, 4 मिला के। तो कन्फर्म S को यहां आना पड़ेगा, क्योंकि S सबसे नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि S के नीचे कौन बैठना चाहिए? V। तो V यहां आ जाना चाहिए। अगर मैं S को यहां नहीं बैठाऊंगा, कहीं ऊपर बैठाऊंगा, तो उसके ऊपर ये चारों पर्सन आने के कंडीशन और नहीं सेटिस्फाई करेंगे। यहां पे बैठाने के बाद मैंने और क्या देखा? मैंने और देखा कि W जो है वो में नहीं हो सकता। तो W जो है वो में नहीं हो सकता, W यहां नहीं हो सकता। अब देखो W के ऊपर एक बंदा R बैठा हुआ है, तो W सबसे ऊपर नहीं हो सकता, तो W के लिए एक ही जगह बचाइए। अब W के लिए ये जगह बचने के बाद अब आपके पास पॉसिबिलिटीज हट सब कुछ चुके हैं। अब देखो आपका R और Q का और U का कौन कौन बचे हुए हैं? अगर मैं देखूं Q बैठा हुआ है, R बैठना बाकी है और U बैठना बाकी है। अब U जो है वो Q के नीचे बैठना चाहिए, तो Q के नीचे जो जगह दिख रहा है U के लिए बैठ दो, और U यहां पे बैठते ही आपके पास अकेला बचा कौन? R को यहां पे रख दो। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग था, जितना छोटा लग रहा था प्रॉब्लम यहां पे उसने सिर्फ पॉसिबिलिटी के साथ गेम कर दिया, उसने डायरेक्ट वैल्यूज मुझे दिए नहीं, जिसके चलते मुझे ज्यादा टाइम लगा और कुछ भी नहीं। तो सवाल इजी लेवल का तो था लेकिन ट्रिकी भी था, तो आपको बस पेशेंटली चीजों को फिट करना था लॉजिकल थिंकिंग के साथ, और कुछ नहीं। अगर इसके 5 सवाल हम देखें तो एक ही सवाल मैं करूंगा, बाकी लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि ESIC में जब मैंने कहा था कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप लोग कीजिएगा, उनको लगा कि इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। नहीं यार, इससे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। Who among the following attend meeting in July? मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूं कि जुलाई महीने में कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है? मेरे ख्याल से W। तो ऑप्शन नंबर D W को मार के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को होमवर्क पे मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर से ड्रॉप कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और PDF इसका आपको कैरी डिफाइनर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि सारे होमवर्क्स आपने नोट डाउन कर लिए हैं, ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा। अब हम चलते हैं थोड़े सिलॉक्स के ऊपर। ऑल नंबर्स आर डिजिट्स, सारे के सारे नंबर्स आपके डिजिट्स हैं, सारे के सारे नंबर्स आपके डिजिट्स हैं। ओके सर, हो गए। ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, सारे के सारे डिजिट्स आपके फ्रैक्शन होने चाहिए, तो सारे के सारे डिजिट्स को हमने फ्रैक्शन के अंदर रख दिया। नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, कोई भी फ्रैक्शन आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई भी फ्रैक्शन आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट, सारे मल्टीप्लाई डिजिट हो सकते हैं। कैन बी मतलब एक पॉसिबल स्टेटमेंट है, बट पॉसिबल स्टेटमेंट है इसका मतलब वो नहीं कि आप हमेशा उसको ट्रू मार दोगे। इस पूरे के पूरे मल्टीप्लाई को डिजिट के अंदर लेने के लिए, डिजिट किसके अंदर बैठा है? डिजिट तो फ्रैक्शन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आपको ये पता है कि फ्रैक्शन और इस मल्टीप्लाई के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कभी उसके अंदर नहीं जा सकता। अगर ये मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में ही एंट्री नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर जो बैठा डिजिट है उसके अंदर तो कभी एंट्री नहीं कर पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल, सम फ्रैक्शन इज नंबर, कुछ फ्रैक्शन आपके नंबर है। हाँ, फ्रैक्शन का ये वाला कुछ हिस्सा है जो क्या है? नंबर है, तो कुछ फ्रैक्शन आपके नंबर है, तो दूसरा वाला ट्रू हो गया। पहला वाला गलत, दूसरा वाला ट्रू, और इसके साथ मेरा करेक्ट आंसर क्या बन गया? इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो बड़े आराम से इन चीजों को आप कर सकते हैं। और एक चलते हैं, नो वर्ड्स आर लेटर, कोई भी वर्ड आपका लेटर नहीं होना चाहिए। मैंने इन सारे के सारे जो चीजें हैं पढ़ा दिया है आप लोगों को, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस क्रैश कोर्स को जरूर से देखिएगा। कोई भी वर्ड आपका लेटर नहीं होगा। सम लेटर आर अल्फाबेट, कुछ लेटर आपके क्या होंगे? कुछ लेटर आपके अल्फाबेट होंगे। ओनली अ फ्यू अल्फाबेट्स आर सेंटेंस, केवल कुछ ही अल्फाबेट्स
अल्फाबेट का केवल यही कुछ हिस्सा वही आपका सेंटेंस हो सकता है, पूरा अल्फाबेट कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। उसने कहा सम अल्फाबेट्स आर नॉट वर्ड, कुछ अल्फाबेट्स आपके वर्ड नहीं होंगे। बिल्कुल सही। कैसे सर? अल्फाबेट का ये जो हिस्सा जो कि किसके अंडर आता है, लेटर्स के अंडर आता है, वो कभी भी वर्ड के पास नहीं जा सकता, क्योंकि लेटर और वर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। तो अल्फाबेट्स का ये जो पार्ट है जो लेटर के साथ एसोसिएटेड, उसको मैं कभी भी लेके वर्ड के अंदर नहीं जा सकता। तो ये क्लियरली सही कह रहा है कि हाँ, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि कभी वर्ड नहीं हो सकते, तो वो सही कह रहा है। सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, कुछ सेंटेंस आपके वर्ड हो सकते हैं, उसके तो कोई मना करने वाला नहीं है। सेंटेंस यहाँ है, वर्ड यहाँ पे, कुछ सेंटेंस आपके वर्ड हो सकते हैं। कैन बी मतलब वो पॉसिबल स्टेटमेंट मांग रहा है, कुछ हो सकते हैं क्या? यही कैन बी को आप लोग सोचते हो डेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं है, हो सकते हैं क्या? कैन बी, इंग्लिश जानना जरूरी है बस, और कुछ नहीं, तो हो सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन ऑप्शन नंबर ई 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे। ओनली अ फ्यू रिवर इज लेक, केवल कुछ ही रिवर लेक है। इसका नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग क्या है? कुछ ही रिवर लेक होंगे। सारे रिवर, अरे सारे कहां से आ रहे हो, कुछ ही बोला जा रहा है, सारे नहीं, कुछ ही रिवर आपके लेक होंगे। सम लेक इज माउंटेन, कुछ लेक आपके माउंटेन होंगे। ओके। ऑल माउंटेन इज हिल, सारे के सारे माउंटेन जो है वो आपके क्या होंगे? हिल होंगे। अब उसने पूछा क्या? सम रिवर्स कैन बी माउंटेन, कुछ रिवर्स आपके माउंटेन हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैन बी मतलब वो पॉसिबिलिटी मांग रहा है, हो सकता है, क्योंकि मना करने वाला कोई नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ही नहीं। ऑल रिवर्स कैन बी लेक, सारे के सारे रिवर्स कभी लेक हो सकते हैं। आपको फ्लो में लगेगा हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। ये इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि केवल कुछ ही रिवर लेक होंगे, बट वो बोल रहे सारे रिवर लेक हो सकते हैं क्या? अरे कैसे होगा, कुछ ही होंगे, सारे तो नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो दूसरा वाला फॉल्स होते, यहां पे आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। आगे बढ़ते हैं। सिलॉजिज्म के 3 क्वेश्चन थे, अब आपकी मिसलेनियस एक क्वेश्चन है। इन द वन प्लांटेड, आपके पास एक वर्ड दे दिया गया है प्लांटेड। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन गिवन वर्ड as they have in English alphabet series। अब आपको बस देखना है कि यहां पे ऐसे कितने पेयर्स आपके पास मिल रहे हैं। यहां उनके बीच में जितने अल्फाबेट्स है, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से भी उनके बीच में उतने ही लेटर्स होने चाहिए। मतलब सर, मतलब ये कि देख लो, मैं आपको पहले इस पी से स्टार्ट करके दिखा रहा हूं। आप बस पी, उसके बाद जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो बताते चलिए, डिक्टेट करते जाइए। पी, क्यू, आर, एस, टी। यहां पे टी बोलते ही टी आ गया ना, तो ये एक पेयर बन गया। सर ये क्या पेयर है? मैंने कहा यहां पे जो P और T है, इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? 3। और जो नियम के अनुसार P, Q, R, S, T होता है, उनके बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? 3। ओ समझा सर, मतलब वही पेयरिंग करना है ना, कि यहां पे उनके बीच में जितने अल्फाबेट है, ओरिजिनली उनके बीच में उतने अल्फाबेट। मैंने कहा सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे चलो। आगे जब मैं चला तो T के बाद और यहां पे कुछ आगे है, T, U भी नहीं है। अब चलो हम यहां पे चलते हैं, L को लेके साथ चलते हैं। L को स्टार्ट करते ही उसके अगले अल्फाबेट पे आप क्या डिक्टेट करोगे? L का बाद वाला M, तो L, M, N। बिल्कुल N के जगह N मैंने बोलते ही आ गया, तो यहां पे L और N एक पेयर बन गया, क्योंकि यहां पे उनके बीच में एक ही अल्फाबेट है, L, M, N। L और N के बीच में एक ही अल्फाबेट M ही होता है। तो आपके पास एक PT का कॉम्बिनेशन मिला, एक आपको LN का कॉम्बिनेशन मिला, तो आपको 2 पेयर मिल चुके हैं। O, P, M, L, M, N, O, P, Q और नहीं है। यहां पे अगर मैं देखूं A, B, C, D, E नहीं है, N, O और यहां पे नहीं होगा, T नहीं होगा, उल्टा यार D, E। सर ये क्या हो गया? अरे D, E के बीच में यहां पे भी कोई नहीं है, रियल इंग्लिश अल्फाबेट में भी कोई नहीं है, तो 3 पेयर आपको मिल गया। F, G, H, I, J नहीं होगा, E, F, G, H, I, J नहीं होगा, T, N, O, P, A, B, L, M नहीं। तो आपको 3 ऐसे पेयर मिले यहां पे। यहां इनके बीच में जितने अल्फाबेट्स है, रियल इंग्लिश अल्फाबेट में भी उनके बीच में उतने अल्फाबेट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी 3 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे अगर हम बढ़े तो हमने देखा क्या? 8 पर्सन आर सिटिंग, खुद करो एक बार पॉज करके। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। तो 8 पर्सन आपके सर्कुलर टेबल में है और वो कहां देख रहे हैं? वो सेंटर को देख रहे हैं, सारे के सारे। तो सर्कल बनाना जरूरी नहीं है, ऐसे रे ऑफ एरोज दिखा के आप लोग कर सकते हो। अब सवाल में अपने को क्या है? उसने कहा A सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। A को कहीं पे रख दो और वो B के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। अब देखो B यहां पे होगा तो उसका ही सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट ये होगा क्योंकि वो अंदर की फेस कर रहा है, सेकंड लेफ्ट यही होगा, A यहां पे बैठेगा। ओके सर, मैंने स्टार्ट कर दिया कहीं से भी। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड H। A और H के बीच में 2 पर्सन बैठने चाहिए। तो दाहिने तरफ 2 प्लेसेस छोड़ के H यहां आ सकता है, या फिर बाएं तरफ 2 प्लेसेस छोड़ के H यहां आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हम थोड़ा पास पास ले आते हैं, क्योंकि अब हम सिखाने के मूड में है ना, तो हम तो मिटा सकते हैं।
तो ए का राइट साइड में 2 जगह छोड़ के एच यहां आ सकता है, लेफ्ट साइड में 2 जगह छोड़ के एच यहां आ सकता है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, जी जो है वो आपका एच के थर्ड राइट में बैठेगा। अगर वाकई में एच यहां बैठेगा तो एच अंदर की ओर फेस कर रहा है तो उसका राइट ये वाला डायरेक्शन होगा, तो थर्ड राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। यहां पे नियम अनुसार कौन बैठना चाहिए? जी, बट यहां पे कौन बैठा है? ए। तो यहां पे एच को रखूंगा तो उसके थर्ड राइट में जी को लाना मुमकिन नहीं है, तो एच यहां पे कभी बैठेगा ही नहीं, बैठ ही नहीं पाएगा। अगर एच यहां बैठेगा तो उसका राइट अंदर की ओर फेस कर रहा है, ये उसका राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, यहां पे जी को लाया जा सकता है क्योंकि जगह वैकेंट है। ये कंडीशन का डिस्प्ले। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, तो जी अंदर की ओर फेस कर रहा है, उसका इमीडिएट लेफ्ट ये वाला है, वहां पे ई बैठेगा। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा। अब चलो कोई किसी के सेकंड लेफ्ट में बैठे या सेकंड राइट में बैठे, जब भी सेकंड की बात आती है तो उनके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, मतलब डी और सी के बीच में एक बंदे का गैप होना चाहिए। अब देखो जगह बचा ये और ये, कौन से 2 जगह दिख रहे हैं जहां उनके बीच में एक ही प्लेस हो? यहां से तो कोई भी 2 जगह दिख रहा है, तो इसको मतलब ये 2 प्लेसेस के बीच में एक जगह दिख रहा है, तो यहां पे डी और सी को लाना है। और कैसे लाना है? ऐसे लाना है कि डी जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, तो सी को अगर मैं यहां बैठा हूं तो अंदर की ओर अगर फेस करेगा तो ये इसका नॉर्मल लेफ्ट डायरेक्शन होगा, पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, डी यहां पे आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ जो है वो सी के थर्ड राइट में बैठेगा। चाहे इस पॉइंट को देता या ना देता मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही जगह बचा है और एक ही अल्फाबेट बचा है, एफ वहां पे रख लूंगा। और अगर चेक करना है तो थर्ड राइट, सी अंदर की ओर फेस कर रहा है, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तीसरे राइट पे एफ भी बैठा है। अरेंजमेंट आप लोगों के सामने है, ये पूरा आपका एक नॉर्मल पूरा लगा आरबीआई असिस्टेंट क्लरिकल लेवल या फिर आरआरबी क्लर्क लेवल, एक ही पॉसिबिलिटी में बनना है, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी जरूरत नहीं हुआ। Who among the following sit second to the left of H? H के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? H जो है यहाँ पे अंदर की ओर फेस कर रहा है, उसका पहला लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? C बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? C। इसी तरह से इसके 5 सवाल हैं, मैं आपको बाकी के 4 होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप सेट 1 सेट 2 करके मुझे पूरे के पूरे होमवर्क का कमेंट जरूर से कीजिएगा, यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, तभी हमें पता चलेगा कि आप डेडिकेटेड इन वीडियोस को रेफर कर रहे हो, सजेस्ट मतलब कर रहे हो। नेक्स्ट जो सवाल है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है, तो हर किस्म के सवाल हम लोग देख रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या कह रहा है? फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड्स गिवन बिलो, स्टडी द फॉलोइंग नंबर्स एंड नंबर्स नहीं है यार, फॉलोइंग 5 वर्ड्स है, फॉलोइंग वर्ड्स होना चाहिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स को देख के ही आपको आपके आंसर बताने। सबसे पहला सवाल, यहाँ पे बहुत से लॉजिकल चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। If the vowel of each of the given words is changed to its next letter and each consonant is changed to its previous letter according to English alphabet series, then in how many words there are repeated letters? उसने कहा जितने भी आपके vowels हैं उनको हम next alphabet में तब्दील कर देंगे इंग्लिश में जैसे वो आते हैं। जैसे कि अगर कहीं ए दिख गया, ए का इंग्लिश के हिसाब से नेक्स्ट कौन होता है? बी। ई दिख गया, ई के नेक्स्ट वाला कितना होता है? क्या होता है? एफ। सिमिलरली यू दिख गया, पी क्यू आर एस टी यू, वी, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोई भी कंसोनेंट है तो उसको उसके पहले में सब तब्दील किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे कहीं पे दिख गया सी, सी कंसोनेंट है, सी का पहला वाला कितना होता है? क्या होता है? बी। सिमिलरली एफ, एफ का पहला वाला कौन होता है? ई। ऐसा करके चीजों को दिया जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यहां पे वो बोल रहा है कि अगर मैं सारे के सारे भावल्स को नेक्स्ट लेफ्ट अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट को एक कम करके बैठा दूं, तो वो बोल रहा है कि कितने ऐसे मेरे पास वर्ड्स होंगे इनमें जहां पे रिपीटेड लेटर्स होंगे, यानी कि लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे। यहां पे बहुत अंदरूनी कॉन्सेप्ट को अगर जाओगे तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा भी देता हूं, तो आप ये पैटर्न को खुद डिड्यूस करो। क्या है वो पैटर्न? सबसे पहले तो कोई चीज +1 और कोई चीज -1 होने के बाद अगर दोनों चीजें बराबर आ रहे हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 7 लिख दूं, 9 लिख दूं, तो 7 + 1 होगा तो वो 8 होगा और 9 - 1 होगा तो वो 8 होगा, और दोनों अगर अल्फाबेट 8 में तब्दील होंगे, चाहे जो 7 होगा और जो 9 होगा, वो दोनों अगर 8 में तब्दील हो जाएंगे तो वो चीज रिपीट होने वाला है। सर सब ऊपर से जा रहा है, मैं बस इतना कह रहा हूं। बस पहले ढूंढो कि यहां पे कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं या फिर कितने ऐसे आपके वर्ड्स हैं जहां पे एक पेयर ऑफ अल्फाबेट्स में गैप एक का हो, मतलब बीच में एक अल्फाबेट बैठ रहा हो। तो अगर मैं देखूं BOY, कोई ऐसा 2 अल्फाबेट है जहां पे बीच में एक अल्फाबेट आपको दिख रहा है? CAT, क्या यहां पे कोई एक ऐसा पेयर है जहां पे बीच में एक अल्फाबेट बैठ रहा है? हाँ सर। कौन कौन है? A और C। इसी में कुछ अगर होगा तो होगा,
नहीं तो नहीं सर, क्या कुछ मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कहा इसको मैं चेक ही नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो ऐसे अल्फाबेट नहीं बैठा जिनके एग्जैक्ट बीच में एक हो, लेकिन ए और सी के एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, बी आता है। सर वो आने से क्या होगा, अब देखो उसने सवाल के हिसाब से भावेल को +1 किया, हाँ सर, तो ए भावेल है, हाँ सर, वो अगर नेक्स्ट अल्फाबेट में तब्दील होगा तो वो बी बनेगा, हाँ सर। कॉन्सोनेंट -1 होगा, हाँ सर, तो सी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, हाँ सर। वो अगर एक कम होगा प्रीवियस अल्फाबेट को आएगा तो वो क्या होगा, बी होगा। ये दोनों जब बी में तब्दील हो जाएंगे तो इस पर्टिकुलर वर्ड में अल्फाबेट रिपीट आ गया, ओ हाँ सर अल्फाबेट। तो अल्फाबेट रिपीट तभी तो हो सकता है जब आप एक का +1 और एक का -1 करने के बाद दोनों बराबर आ रहे होंगे, मतलब उनके बीच में एक ही पर्टिकुलर अल्फाबेट 8 बैठना चाहिए। हाँ सर, तो फिर यहां पे है, मैंने कहा कैसे सर, RST, मैंने कहा RST है सच, लेकिन ये जो 7-9 का पेयर होना चाहिए उसमें एक भावेल और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सर ये क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट होगा तो उसको नेक्स्ट ऐड किया जाएगा, सॉरी अगर भावेल होगा तो ऐड किया जाएगा और कॉन्सोनेंट होगा तो माइनस किया जाएगा। बट यहां पे आपने सही पकड़ा है, R और ST के बीच में एक ही अल्फाबेट रहता है S, लेकिन दोनों के दोनों बेचारे कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को जब आप प्रीसीडिंग में तब्दील करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि 7 और 9 मैं दोनों को अगर -1 कर दूं तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। जैसे कि R का पहला वाला कौन है, Q, और T का पहला वाला कौन है, S, बराबर नहीं हुए, खत्म कहानी। यहां पे MAT कोई यहां पे पास तो नहीं दिख रहे, एक बीच में छोड़ के नहीं दिख रहा, तो यहां पे कुछ है नहीं। यहां पे देखो ST एडजेसेंट है, PQRST, ST एडजेसेंट नहीं चाहिए, उनके बीच में एक अल्फाबेट चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन पॉसिबल होगा। MNOP, हाँ NOP एक है बीच में, कि N और P के बीच में O, लेकिन ये बेचारे दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट बन गए, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट या फिर दोनों के दोनों भावेल्स होने से ये कंडीशन नहीं लागू होगा। आपके यहां पे एक कंडीशन में एक भावेल एक कंसोनेंट होना चाहिए, तभी +1 -1 करके मैं पहुंच सकता हूं। तो इससे आप देख के स्क्रीन के ऊपर से बना सकते हो। कैसे, एक का गैप यहां पे दिखा, भावेल कंसोनेंट का पेयर है, हाँ, तो यहीं से आंसर मिलेगा कैट में, तो एक ही ऐसा अल्फाबेट और कहीं पे ऐसा नहीं है तो आंसर ऐसा। या फिर आप अपना मेथड कर सकते हो, सबको कन्वर्ट करो, P का -1 PQ MNO PO DEF MNO ऐसा करके, वो भी एक तरीका है, अच्छा भी तरीका है। चलो आगे। How many letters are there between the first letter of the second word from the left? अब मुझे बताओ लेफ्ट से सेकंड वर्ड कौन है आपके पास, कैट, और उसी का फर्स्ट लेटर कौन है आपका, C, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ये राइट हैंड है, हाँ सर, राइट हैंड से तीसरा वर्ड कौन है, पहला दूसरा तीसरा वर्ड यही है, और उसका फर्स्ट लेटर कौन है, सर उसका फर्स्ट लेटर M है। क्या बोला जा रहा है, इनके बीच में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन देम, मतलब इसका फर्स्ट लेटर C और इसका फर्स्ट लेटर M, इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स है बिटवीन में ना, तो C को और M को काउंट मत करो, DEFGHIJKL यानी कि 9 अल्फाबेट्स है, और अगर 9 अल्फाबेट्स है तो मैं यहां पे जाऊंगा मोर देन 8। तो जब भी बिटवीन की बात आती है तो आपको एंड्स को नहीं गिनना होता, एंड्स को नहीं गिनना होता, जैसे कि C को और M को मत गिनो, DEFGHIJKL परफेक्टली हो गया 9। If the words are arranged according to the English dictionary from left to right, then which of the following word is second from, मतलब देखो इन दोनों सवाल में आपको जरूरत नहीं पड़ रहा कि मतलब पेपर में कुछ भी लिखा जाए। अब इस सवाल में आ जाओ कि यहां पे अगर इन सबको इंग्लिश डिक्शनरी में सजाया जाए, इसको भी बिना पेन पेपर, लेफ्ट से राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं छोर से सेकंड, बाएं छोर से सेकंड आने के लिए अगर इन वर्ड्स को, मैं किसी भी वर्ड्स को अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट पे सजाओगे तो उसके पहले ही अल्फाबेट से ये सारे के सारे चीजों को डिटरमाइन किया जाएगा, तो आगे के 2 अल्फाबेट्स का कोई रोल नहीं बनता। पहले वर्ड के पहले अल्फाबेट से अगर आप उनको क्रोनोलॉजी पे सजाओगे तो सबसे पहले B से स्टार्टिंग वाला चीज आएगा, उसको सबसे लेफ्ट में रखा जाएगा, और उसके बाद क्रोनोलॉजी B के बाद कौन आता है, C, उसको सेकंड में रखा जाएगा। और अगर आपको वही लेफ्ट सोर्स से सेकंड वर्ड की जरूरत है तो लेफ्ट ओर से जो सेकंड वर्ड होगा वो C से स्टार्टिंग होगा, और C से स्टार्टिंग जो वर्ड है एग्जैक्टली वो कितना है, कैट। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया आपके पास, कैट, मतलब करना कुछ भी नहीं है। अगर थर्ड पूछता तो आप देखो C के बाद कौन आता है, देखो BC के बाद अगर मैं देखो MNOPQRS, तो ये थर्ड आता, ये आता फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, और ये आता आपके पास 6। पूरा का पूरा सीक्वेंस आप वहीं से बता सकते हो। अगर आपको दाहिने छोर से भी पूछा जाता तो आप उल्टे दिशा में चलते, राइट से सेकंड पूछता तो 6 नंबर सबसे एक्सट्रीम राइट, राइट से सेकंड वाला 5th आएगा यानी कि राइट आएगा, रैट।
तो ऐसा इन सवालों को आप उड़ा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए सही जवाब है। आप देखो, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। सर इसको तो सजाना होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं है उनको अगर मैं आपस में सजाऊं इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे कि यहाँ पे क्या है सिट, तो नियम के अनुसार पहले क्या आता है आई, फिर क्या आता है PQRS, फिर क्या आता है T, इसको IST, ऐसे करके अगर सजाया जाए उन्हीं वर्ड्स के बीच में सारे अल्फाबेट्स को, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड, देन कितने मीनिंगफुल वर्ड आपके फॉर्म होंगे। अगर मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है तो पहले सजाओ BOY, क्या B आना चाहिए, वो आना चाहिए, Y आना चाहिए, मतलब ये पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब क्रोनोलॉजी में सजाया गया है। हाँ, क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड देता है? हाँ, बॉय। अब देखो कैट जो है उसको अगर मैं पहले A को ले आऊं, फिर C को ले आऊं, फिर T, अल्फाबेटिकली सजा दूं तो एक्ट भी एक वर्ड है। अगर यहां पे रैट को वर्ड मत काउंट करना, A पहले आएगा, फिर PQR, फिर ST आएगा, आर्ट भी एक वर्ड है। यहां पहले A आएगा, MNOM, उसके बाद T आएगा, ये कोई MT कोई वर्ड नहीं होता, IST कोई वर्ड नहीं होता। सिमिलरली EPMNOP, ENP ये भी आपका कोई वर्ड नहीं होता। तो बॉय, एक्ट और आर्ट, यानी कि 3 वर्ड्स आपके निकल रहे हैं मीनिंगफुल। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज्ड विद द थर्ड लेटर विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट विद अ भावेल। अगर आपका पहला लेटर और थर्ड लेटर आपस में अपने पोजीशन को चेंज कर दे तो कितने ऐसे वर्ड्स निकल के आएंगे जो भावेल से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग किससे होगा? अरे भैया अगर वाकई में थर्ड वाला पोजीशन फर्स्ट को आ गया है तो अभी थर्ड वाले लेटर से ये स्टार्ट होगा वर्ड। हाँ सर, थर्ड वाले लेटर से अगर स्टार्ट होगा और आपको स्टार्टिंग में अगर भावेल चाहिए तो देखो कितने लेटर्स का थर्ड में भावेल है, क्योंकि वही ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग को जाने वाला है। और अगर ये थर्ड वाला ही भावेल होगा, वो पहले में जाते जाते वर्ड भी भावेल से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं थर्ड में देखूं तो क्या आपको कोई भावेल दिख रहा है? मुझे तो कोई भावेल नहीं दिख रहा। ये अगर मैं स्टार्टिंग में लगा दूं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो भावेल से स्टार्ट होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? नन। सिर्फ थर्ड को देखो, ऐसा नहीं कि आप पेपर में लिख रहे हो इंटरचेंज करके। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है चैप्टर, जरूर से देखिएगा। इन द गिवन नंबर 6928625 इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग। बच्चे जितने लोग जानते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा भयंकर होता है, वो अटैक करते हैं, लेकिन अटैक करोगे तो आप फंसोगे, आंसर गलत आएगा। देख लो चेक करके, मतलब पूरा बिना सवाल पढ़े यहीं से, अगर सवाल पूरा पढ़ लोगे तो चालाक हो जाएगा। उसने कहा इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में, दोनों। सर दोनों? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड अरेंजमेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला अरेंजमेंट जो होगा वो इंक्रीजिंग में होगा, सेकंड अरेंजमेंट जो होगा वो डिक्रीजिंग में होगा, लेफ्ट से राइट। और अगर मैं बात करूं कितने डिजिट्स आपके रिमेन रहेंगे सेम पोजीशन में इन बोथ न्यू अरेंजमेंट, इन दोनों नए अरेंजमेंट में फर्स्ट और सेकंड में कितने अल्फाबेट आपके अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। जब मैंने इनको सजाया तो मैंने देखा कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 बार है। फिर अगर मैं बात करूं 5 है, 6 2 बार है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, 6 2 बार है, 7 है, 8 है, 9 है। ये आपका पूरा का पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया गया, लेकिन अभी डिक्रीजिंग में सजाने के लिए कोई एफर्ट नहीं है। इस पूरे क्रोनोलॉजी को उल्टा करके लिख दो, जैसे कि 9 8 7 6 6 5 2 2। ये आपका पहला अरेंजमेंट इंक्रीजिंग, ये आपका दूसरा अरेंजमेंट डिक्रीजिंग। अब आपको बोला क्या गया है कि इन्हीं 2 नए अरेंजमेंट में कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। क्लियरली ये दोनों के दोनों 6 अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो अब भी वहीं पे है। बाकी सभी लोग देखो 7 यहां आ चुका है, 5 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 9 इधर, सबने अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। तो क्लियर आंसर मेरा हो जाएगा कितने ऐसे नंबर्स हैं जिन्होंने पोजीशन चेंज नहीं किया? 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। ब्लड रिलेशन, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशंस आर लिविंग इन फैमिली। आपके कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। कितने जनरेशन है? 3 जनरेशन है, एक ही परिवार के हैं। एक सेकंड, एक बार ट्राई करो। उसने कहा F इज ग्रैंडफादर ऑफ G। अब देखो F इज ग्रैंडफादर ऑफ G से F यहां पे है, उसका कोई बेटा बेटी होगा, मुझे नहीं पता कौन, और उसका कोई बेटा बेटी होगा, वही होना चाहिए आपका G। जेंडर किसका पता है? ग्रैंडफादर का पता है, वो मेल है। और मेल को मैं ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन। आप अपना प्लस माइनस कर सकते हो। मैंने मेल को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है और मैं अपने फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन और आपका आ गया है, सर G का जेंडर अभी तक नहीं पता, क्योंकि उसने कहा F ग्रैंडफादर है G का। अब देखो हु इज चाइल्ड ऑफ A। अक्सर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि आपको ये लगता है ना, ये जो हु लगा है वो G के साथ लगा है, तो G
ए का बच्चा है, तो ए का बच्चा मतलब आप ए को इधर रख देते हो, और इधर रखने का मतलब आप इसको क्या कह रहे हो पता है, ए को एफ का बच्चा कह रहे हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको संबंध सिर्फ इतना दिया है कि जी जो है वो ए का बच्चा है। अब ए का बच्चा में एफ का कोई संबंध नहीं। सर मतलब ये कहां से, मतलब मैं लॉजिक समझा नहीं। हो सकता है एफ का डायरेक्ट ब्लड में ए आ रहा हो, मतलब बेटा या बेटी, नहीं तो एफ के इन लॉज में आ रहा हो, मतलब आपका ये कहा जा सकता है सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। हो सकता है कि इसका कोई बेटा होगा, इसके साथ ए का शादी हुआ होगा और ए का बच्चा जी, तो उसके बेटे का बच्चा भी जी। हाँ सर, हो सकता है, यही छोटे छोटे गलती आप लोग खुद अज्यूम कर लेते हो सकता है एफ का कोई बेटी होगी और उसके साथ ये लड़का शादी किया होगा और उनका बच्चा होगा जी। तो आपको अभी तक एफ और उस ए के बीच में रिलेशन नहीं पता, तो हम इस ए को थोड़ा अभी के लिए साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद अपने को क्या क्या मालूम पड़ा, उसने कहा कि बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, हु इज ओनली सन ऑफ एफ, एफ का सिर्फ एक ही बेटा है। कौन है वो है आपका ई, और बी और डी उसके सिबलिंग है, मतलब उसके क्या होंगे, बहन होंगे, क्योंकि और कोई भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भाई होगा तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगा कि ई इकलौता बेटा है उसका। तो यहां पे मेरे पास ये निकल के आया कि एफ का एक ही बेटा है ई, और अगर ई के दो सिबलिंग्स है बी और डी, तो वो डेफिनेटली उसके क्या होने चाहिए, बहनें होने चाहिए। अब अभी तक मुझे कोई ए का रिलेशन दिख रहा है, कोई नहीं, मतलब ए कंफर्म अगर यही इतने ही बच्चे होंगे तो ए इनमें से किसी को एक शादी किया होगा और उनसे बच्चा बना होगा जी। एच इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, एच जो है वो एफ का इकलौता ग्रैंडसन है, चलो इसको भी रखे रहते हैं। सी इज स्पाउस ऑफ बी हु हैव ओनली वन चाइल्ड, चलो जी इज चाइल्ड ऑफ डी। अब ये कंफर्म है सर, ये क्या कंफर्म है, जी जो है वो किसका बच्चा है, वो डी का बच्चा है। सर जी ए का बच्चा था, किसी एक का बच्चा होगा नहीं, दो का बच्चा होगा। वहां पे लिखा था कि जी ए का भी बच्चा है, यहां पे लिखा है जी डी का भी बच्चा है। अब डी यहां पे जो है, डी यहां पे कंफर्म हो चुका हूं कि डी इसके ब्लड रिलेशन में आता है एफ के, क्या कि एफ का बेटी है डी, अगर एफ का डॉटर है डी, तो डी जो है उसने शादी किया होगा ए के साथ, और अगर ये फीमेल है तो उसने शादी किया होगा मेल के साथ, और उन्हीं से इनका जो बच्चा हुआ होगा वो कौन हुआ होगा, जी हुआ होगा। जी का जेंडर भी मुझे पता है। सर ये कहां से निकला, अगर एच जो है वो इकलौता ग्रैंडसन है एफ का, तो एफ का और कोई ग्रैंड सन नहीं हो सकता, ग्रैंड डॉटर हो सकता है, तो जी जो है वो एफ का ग्रैंड डॉटर, इसका जेंडर भी मुझे पता चल गया। डी इधर आते ही आपको एक और कंडीशन पता है यहां पे, क्या कि सी इज स्पाउस ऑफ बी, मतलब एफ का एक और जो बच्चा है ना, जो कि कौन कहलाता है, बी कहलाता है, जो कि एक लड़की है, उसका स्पाउस है सी। स्पाउस मतलब उसका हस्बैंड, अगर वाइफ है तो मतलब अगर ये लेडी है तो उसका हस्बैंड, अगर ये जेंट्स है या फिर मेल है तो उसका वाइफ, तो बी अगर लेडी है तो उसका स्पाउस यानी कि सी जो है वो उसका हस्बैंड है। और अगर मैं बात करूं तो एफ के दो बच्चे आ चुके हैं, डी और बी, इन दोनों का काम खत्म। ई एक और बेटा होगा, तो ई यहां पे बेटा होगा। अब ये अगर शादी नहीं किया, और आपको एक और कंडीशन है कि एच ग्रैंडसन है एफ का, तो ये जो एच है ये आपका किसका होना चाहिए, ग्रैंडसन, एफ का ग्रैंडसन होना चाहिए। ग्रैंडसन होने के लिए इसका नहीं तो इनका किसी का एक बच्चा होना चाहिए। अब देखो इस फैमिली में आपके इस बी के अलावा, सॉरी कौन 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 है, वो एच के अलावा और कोई नया मेंबर नहीं है, लेकिन उसने क्लियरली ये कहा है कि सी स्पाउस ऑफ बी हु हैव ओनली वन चाइल्ड, मतलब इनके पास एक चिल्ड्रन होना चाहिए। अगर इनके पास एक चिल्ड्रन होना चाहिए तो वो डेफिनेट चिल्ड्रन कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए, और एच जो होना चाहिए वो ग्रैंडसन होना चाहिए, इकलौता ग्रैंडसन होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको क्या किया था कि ये तुम ग्रैंड डॉटर हो, क्योंकि एफ का सिर्फ इकलौता ग्रैंडसन यही रहेगा। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपके पास ट्री निकल के आ चुका है। ये ऊपर का जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, सब कुछ आपके सामने है। इसके सवाल हम करेंगे अभी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स हैं अगर आपका हो तो देखो 1 2 3 बॉक्स में है ना, 3 4 5, तो 5 मेल मेंबर्स है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ जी इज रिलेटेड टू ई, जी क्या है, जी लड़की है, और ई के साथ क्या संबंध है उसका। अब देखो अगर मैं देखूं तो ये उसके मम्मी का भाई है, यानी कि ई उसका अंकल है, तो जी ई की नीस होगी, तो यहां पे क्या हो गया, नीस। इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, अगर पी एफ का स्पाउस है, अब देखो एफ मेल है तो उसका स्पाउस जो होगा वो फीमेल होगा, तो अगर पी उसका स्पाउस है अगर, तो उसने मुझे क्या पूछा, क्या, हाँ, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, देन पी बी के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है
वो एक तो फीमेल है, दूसरा अगर बी यहां पे उनका बच्चा है तो पी उनका क्या होना चाहिए, मां होनी चाहिए, क्योंकि अगर एफ उनका पापा है तो उनसे शादी करने वाली उसकी मां ही होंगी ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से पी उनका क्या आ गया, बी का मदर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, उन्होंने कहा इन द वर्ड क्रिएशन, एक वर्ड आपके पास है क्रिएशन, लिख लो एक वर्ड क्रिएशन। उसने कहा इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेट ऑर्डर, अगर मैं सारे के सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजा दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी लेफ्ट से लेके राइट तक, देन हाउ मेनी लेटर्स रिमेन इन द सेम पोजीशन, कितने पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, सेम जगह पे रहेंगे। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, फिर आपके पास यहाँ पे जो अवेलेबल है सी आना चाहिए, ए बी सी डी ई है, सी डी ई एच जी एच आई जे आई है, जे के एल एम एन है, ओ है, आर है, टी है। तो ये आप गिनते गिनते चलना कि क्या है, ए है, हाँ, बी सी ऐसे करके, सी यहाँ पे, हाँ, डी ई है, हाँ, ई एफ जी एच आई आई है, उसके बाद आई जे के एल एम एन है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, एस नहीं है, टी है, ऐसा करके आप सजा देंगे। एक सेकंड सजाने के बाद अगर मैं कहूं कि किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, अगर मैं देखूं तो अब भी वही जगह पे ई बैठा हुआ है और कोई नहीं बैठे हुए, तो ई इकलौता ऐसा अल्फाबेट है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, ओनली ई रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। एक और सवाल आप लोगों के सामने है, खूबसूरत सा, क्या है वो, एक और अरेंजमेंट। 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 rows in row 1, A B C D E are sitting and they are facing north. In row 2 P Q R S T sitting, they are facing south। अगर आप प्रो बन चुके हो तो ये रो 1 रो 2 का कोई सीन नहीं है, आप बाद में उल्टा उल्टा कर सकते हो, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहूंगा रो 1 रो 2 का फॉलो कीजिए। अब देखो नियम के अनुसार आपका रो 1 यहां पे सपोज मैंने ले लिया और रो 2 मैंने यहां पे ले लिया। नियम क्या कहता है कि रो 1 में कौन बैठेंगे, रो 1 में ए बी सी डी और ई बैठेंगे और वो कहां फेस करेंगे, नॉर्थ को फेस करेंगे, इसीलिए मैंने रो 1 को यहां पे रखा 1 2 3 4 थोड़ा 3 4 5 और रो 2 को यहां पे रखा 1 2 3 4 5, जिससे क्या होगा, वो लोग साउथ को फेस करेंगे। और रो 2 में कौन कौन बैठ रहे हैं, रो 2 में पी क्यू आर एस टी बैठ रहे हैं और वो फेस कर रहे हैं साउथ, तो पी क्यू आर एस टी। अब मैंने ऐसे पॉसिबिलिटीज 3 4 ले लिए, जितना हो सके 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 ही लो, 2 से काम बन जाएगा शायद। अब उसने मुझे क्या कहा, देखो पढ़ते चलो। Each person sitting in row 1 is facing another person sitting in row 2। उसने कहा कि हर पर्सन जो रो 1 में बैठा हुआ है वो रो 2 के पर्सन को फेस कर रहा है, ये आपको पता होगा कंडीशन। ये तो सारे के सारे चलो। 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R who faces A। P और R ऊपर की ओर आने चाहिए, ऊपर के रो में है, और R और P के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए और R किसको फेस करना चाहिए, A को फेस करना चाहिए। अब देखो बहुत से पॉसिबिलिटीज है। अब देखो P और R यहां पे आ सकता है, P यहां आ सकता है, R यहां आ सकता है, R यहां आ सकता है, P यहां P आ सकता है, 2 पर्सन R, बहुत से पॉसिबिलिटी। इतने पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना तो वाइज नहीं है। D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो D जो है वो C के सेकंड राइट में। Who does not sit next to the, कोई अच्छा पॉइंट पकड़ो। E faces T who sits immediate left of R। अच्छा चलो, तो R 2 बार आ चुका है, ऊपर के लाइन में भी एक बार R का जिक्र, यहां पे भी एक बार R का जिक्र, किसी और का जिक्र 2 बार हो रहा है, और मेरे ख्याल से B faces the person who sits left to Q, और किसी का जिक्र 2 बार नहीं हुआ, तो R को मैं लेके चलता हूं। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि P और R के बीच में 2 पर्सन, तो P अगर यहां होगा तो R यहां होगा, 2 पर्सन छोड़ के पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं। और R के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा होगा, T बैठा होगा, T who sits immediate left of R, यहां पे T, और T किसको फेस कर रहा होगा, T फेस कर रहा होगा E को। बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगे। और R फेस कर रहा होगा किसको, A को। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ सर। ऐसे और कितने पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। क्या मैं P को यहां और उसके 2 प्लेस छोड़ के R को यहां रख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ, मैंने कहा नहीं। क्यों, क्योंकि R के इमीडिएट लेफ्ट में T होना चाहिए। अगर R साउथ फेसिंग नीचे की ओर फेस कर रहा है तो यही उसका लेफ्ट डायरेक्शन होगा, और इधर इसके लेफ्ट में T को बैठाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि R को इधर लाया जा सकता है, 2 पोजीशन छोड़ के P को इधर लाया जा सकता है, 1 2 3 4 5, मुझे लगा 2 में बन जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। R इधर आ सकता है, 2 पोजीशन छोड़ के P इधर आ सकता है। R के इमीडिएट लेफ्ट में T होगा, R के इमीडिएट लेफ्ट में T होगा, R A को फेस कर रहा होगा, T E को फेस कर रहा होगा, R A को फेस कर रहा होगा, T E को फेस कर रहा होगा। इतना तक कंफर्म होने के बाद पहला स्टेटमेंट हमने पूरा का पूरा डिकोड कर दिया। अब उसने क्या कहा, D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C। D जो है वो C के सेकंड राइट में बैठेगा। अब यहां पे मैं बात करना चाहता हूं कि D C दोनों नीचे हैं,
सेकंड राइट का मतलब आप क्या समझते हो? सेकंड जब वर्ड लग गया तो उसके बीच में एक पर्सन होना चाहिए। तो यहां पे नीचे लाइन में डी और सी को एक पर्सन के गैप में बैठाने के लिए मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डी इधर बैठेगा तो दो पोजीशन छोड़ के ही जगह है, एक पोजीशन नहीं। डी इधर बैठेगा या तो इमीडिएट बाजू में, नहीं तो इधर बैठेगा तो इमीडिएट बाजू। तो डी के एक पोजीशन छोड़ के सी को बैठाने का कोई कंडीशन नहीं आ रहा। यहां पे है, यहां पे है, और जो है वो क्या है? डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। डी जो है वो सी के सेकंड राइट में बैठेगा। तो डी इधर तो सी इधर, क्योंकि सी के सेकंड राइट में इधर, और सी इधर तो डी इधर, क्योंकि सेकंड राइट में इधर। Who does not sit next to A, जो कि C, D sit second to the right of, D sit second to the right of C, D sit second to the right of C. Who does not sit next to A? अब मेरा तो कहीं पे A के साइड में बैठ ही नहीं रहा, तो वो पॉइंट अगर मुझे तो बेसलेस लग रहा है अभी तक मेरे अरेंजमेंट के हिसाब से। E faces T तो हमने कर दिया, who sits गया। B faces the person who sits immediate left of Q. B किसको फेस कर रहा है? एक ऐसे पर्सन को फेस कर रहा है जो कि इमीडिएट Q के लेफ्ट में बैठा है। अब देखो इस कंडीशन में B के लिए ये जगह बचा है, इस कंडीशन में B के लिए ये जगह बचा है। अब B किसको फेस करेगा? एक ऐसे बंदे को फेस करेगा जो कि Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठना चाहिए। तो अगर B इसको फेस कर रहा है तो Q यहां बैठना चाहिए, जिसका लेफ्ट ये वाला होता है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी P बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि Q के इमीडिएट लेफ्ट वाले को B फेस करना जरूरी मांग रहा है, तो ये पॉसिबल डिस्कार्ड हो गया। अब यहां पे मैं ये कह सकता हूं B अगर P को फेस कर रहा है तो B किसको फेस करना चाहिए? Q के इमीडिएट लेफ्ट वाले को। तो Q यहां आएगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ये P आएगा और उसको फेस कर रहा होगा B। और अब अगर मैं बात करूं तो R T Q P S बचा है तो S यहां आ जाएगा, तो आपका अरेंजमेंट हो गया R T Q P S A E L B D। तो जितने लोगों का ये कॉम्बिनेशन आया है, कम का पॉसिबिलिटीज में बन सकता था अगर हम ट्राई करते तो, बट हम स्टार्ट कर दिए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच शायद यही होना चाहिए। तो इसका आप आंसर निकालने के बाद चेक कर लेना। 5 सवाल होमवर्क में अगेन दे रहा हूं। Who among the following faces the person who sits immediate right of S? S के इमीडिएट राइट, S नीचे की ओर फेस कर रहा है तो उसका इमीडिएट राइट कौन है? P। वो किसको फेस कर रहा है? P यहां पे फेस कर रहा है B को, तो P फेस कर रहा है B को, ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस के होमवर्क मुझे चाहिए आज, ताकि मुझे पता चले कि आप डेडिकेटेडली इन वीडियोस को रेफर कर रहे हो। और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले रहे हो तो। कैरियर डिफाइनर टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। रमेश गोज टू हिज ऑफिस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट खुद एक बार करो। फ्रॉम पॉइंट M मिलाओ, उसके बाद टैली करो। ये है मेरा पॉइंट M और वो अपने इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है सफर। तो ये रहा अपने पास पॉइंट M। ही वर्क्स 8 मीटर इन ईस्ट, तो इस पॉइंट से ईस्ट का डायरेक्शन ये वाला होगा, तो वो 8 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन पे चला। ओके सर, चला। चलने के बाद वो कहां पे पहुंचा? वो पॉइंट N पे पहुंचा। ओके सर। देन he turns his left and walk 4 मीटर to reach point O। इधर कोई जा रहा है तो उसका लेफ्ट कहां होगा? ऊपर की ओर होगा। तो इस डायरेक्शन से अगर वो लेफ्ट घूमा और कितना किलोमीटर चला या कितना मीटर चला? वो 4 मीटर चला। और 4 मीटर चलने के बाद वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा? वो O पॉइंट पे पहुंचा। नाउ ही टर्न्स हिज राइट, अब वो अपने राइट की दिशा में चलेगा। तो इसका राइट, इस पॉइंट से कोई ऊपर जा रहा तो उसका राइट इधर डायरेक्शन की ओर घूमेगा ना। तो राइट वो घूमा और गया कितने दूर? वो गया 5 मीटर। और कौन से पॉइंट पे पहुंचा? P पॉइंट पे पहुंचा। तो 5 मीटर चल के वो P पॉइंट पे पहुंचा। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच एट पॉइंट Q। इस डायरेक्शन से राइट, इधर कोई जा रहा था तो उसका राइट नीचे की ओर होगा। तो राइट डायरेक्शन में 8 मीटर चला। अब देखो थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझो। 4 और 4, सर ये क्या 4 कर दिया आपने? ये 4 हमें बार बार याद दिलाता रहेगा कि यहां पे यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 4 है, क्योंकि कुछ भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो 4 आपको कुल चलने थे 8 मीटर, तो आप इसको बाइफर्केशन कर दो इस 4 के रेस्पेक्ट में। 4 और यहां पे 4, 8 मीटर चला और वो पहुंचा कहां पे? वो पहुंचा पॉइंट Q पे। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब ये अपने टर्न कर रहा है राइट की ओर। चलो इसको राइट की ओर घुमाओ और राइट की ओर घुमाने के बाद एंड वॉक 5 मीटर टू रीच R। और ये 5 मीटर, बहुत खूबसूरत, ये ऊपर वाला 5 मीटर है तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? ये वाला भी आपका हो जाएगा 5 मीटर। और ये यहां से राइट 5 मीटर घूमने के बाद ये कौन से पॉइंट पे पहुंच रहा है? ये R पॉइंट पे पहुंच रहा है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अरे यार मेरे पास और लेफ्ट लेने के लिए जगह नहीं है, चलो यहां पे R कर देते हैं। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच एट पॉइंट S। यहां से वो लेफ्ट घूमा तो लेफ्ट इसका नीचे की ओर होगा और नीचे की ओर वो कितना मीटर चला? वो 5 मीटर चला और तब जाके वो पॉइंट कहां पे पहुंचा? S पे पहुंचा।
फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यहां से वो अपने राइट की ओर घूमा और वॉक किया कितना मीटर, 8 मीटर अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। यहां से वो घूमा राइट मतलब इस डायरेक्शन में घूमा और 8 मीटर चलने के बाद, क्रोनोलॉजी को समझो, ये आपका 8 और ये भी आपका ऐसे करके 8 में कोइंसाइड कर रहे हैं और ऑफिस पहुंच गया, मतलब यही उसका ऑफिस वाला पोजीशन है। पूरा का पूरा डायग्राम आप लोगों के सामने, मैं कलर चेंज करके ही आप लोगों को दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। What is the direction of point P with respect to point S? With respect to किसके साथ लगा है? S, तो आप खुद को S पॉइंट पे मान लो कि हम खुद S पॉइंट पे हैं और हमें कौन सा दिशा देखना है, हमें P का दिशा देखना है। तो हम अगर S के पॉइंट पे हैं तो हम S पॉइंट पे हैं, हमें अगर P का डायरेक्शन देखना है तो P इधर की ओर है। ये वाला डायरेक्शन को अगर जाना है S पॉइंट से P, तो हमें इस डायरेक्शन का ट्रैवल करना होगा। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में P है, किसके रेस्पेक्ट में? S अपने रेस्पेक्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, इनमें से कौन से पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन में है? POS NOS, POS NOS। तो देखो POS ये कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है, NOS क्लियरली ये एक स्ट्रेट लाइन में है। देखो ऐसा करके स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बिल्कुल। अगर ये NOS एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो मेरा आंसर हो जाएगा NOS, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना डायग्राम वाकई में सही है या नहीं। PNQ MNS, N तो यहां पे आ गया स्ट्रेट लाइन, हाँ फिर भी देख लेते हैं, Q नहीं है, PNQ। और साथ ही साथ अगर मैं कहूं MNS, तो MNS कहां है? M है इधर, N है इधर, S है नीचे की ओर, कोई भी और स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा NOS ही है। रमेश का जो ऑफिस है वो कौन से डायरेक्शन में है? विथ रेस्पेक्ट टू M। हम है किस डायरेक्शन में? हम है M डायरेक्शन में। विथ रेस्पेक्ट टू लगाना और हमें देखना है ऑफिस कहां है। हम अगर M डायरेक्शन में, M कहां है? हम यहां पे हैं और हमें देखना है ऑफिस कहां है। ऑफिस उसके एग्जैक्ट नीचे है और नीचे का दिशा क्या होता है? नीचे का दिशा साउथ कहलाता है। तो साउथ डायरेक्शन में उसका ऑफिस है। अब चलते हैं कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करके सेशन को एंड करते हैं। खत्म आपके 35 क्वेश्चंस। आपको इनइक्वालिटी में देखना है कि रिलेशन उतना बड़ा लाइन कौन पढ़ेगा। टाइम है आपके पास, पढ़ो, मुझे नहीं पता, लेकिन सिलेक्शन रुक जा सकता है, ठीक है। आपको देखना है क्या B W से बड़ा है, बिना कुछ अप्रोच लगाए। अब B से W, एरो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो है आप वहां तक जाने की ट्रैवल करो। आपको जाना है B से W तक। B से W तक जाने के लिए मैंने गया, देखा ये है B से एरो कहां तक फैला हुआ है? F। उसके बाद विपरीत दिशा, अपोनेंट एरो आ गया तो हम और आगे नहीं जा सकते, तो हम B से F जा सकते हैं और F से W आ सकते हैं। मतलब ट्रैवल तो किया जा सकता है। अगर ट्रैवल किया जा सकता है तो देखो, अगर अपने को ग्रेटर चाहिए ना, तो उनके बीच में एक बार एरो ग्रेटर का स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो यहां पे जब मैं B से ही F की ओर आ रहा हूं, मुझे एक बार ग्रेटर मिल गया, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको पढ़ा रखा है, किसमें? इनइक्वालिटी के कंप्लीट वीडियो में। 3 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर सीखना तो इंपॉसिबल है, ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो प्लीज उसको एक बार जरूर से देखिएगा। E ग्रेटर इक्वल टू B, क्या E से B की ओर जाया जा सकता है? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं E कहां पे है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं E यहां पे है और उससे मुझे जाना है कहां तक? B तक। अब देखो E का रिलेशन यहां Q तक है और W तक है। इस पर्टिकुलर लाइन में मुझे W और Q कहीं पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन F नजर आ रहा है। लेकिन क्या आप E से F की ओर जा सकते हो? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जो है F से E की ओर आ सकता है क्योंकि एरो इस तरफ है, लेकिन E से F की ओर ही नहीं जा सकते हम। तो ये वाला रिलेशन हम नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो। अगर लॉजिक पता हो तो बहुत कम टाइम में कर सकते हो। क्या आप H से, क्योंकि एरो इस दिशा में दिया जा रहा है ना, N की ओर जा सकते हो? H से मैं B के पास जा सकता हूं और B से मैं N के पास जा सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं B जो है वो N ही है। ये तो लिखा है ना, और इसके लिए कोई टेंशन नहीं। क्या मैं H से N की ओर जाते जाते एक ग्रेटर इक्वल या फिर एरो के साथ इक्वल टू साइन मिला है H से N की ओर जाते जाते? हाँ मिला है। H से N की ओर जाते जाते एरो के साथ, कौन से डायरेक्शन में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने डायरेक्शन फिक्स किया है कि H से ही N की ओर जाना है, तो और कोई डायरेक्शन दूसरे बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो H से N जाया भी जा सकता है क्योंकि एरो है, और आपका जो एरो के साथ इक्वल टू सिंबल लगना चाहिए, एरो के साथ इक्वल टू सिंबल लगा है, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जो पूरा नए हैं। अब देखो यार, यहां से H ग्रेटर इक्वल टू N आ गया क्योंकि B जो है N वही है। ये भी वही पूछा सर, ये वो नहीं पूछा। अरे पूछा है, अगर N लेस इक्वल टू H पूछा है तो इधर अगर मैं H को ले आऊं तो यही नहीं है। ये दोनों चीज सेम नहीं है। आप नए नए हैं इसीलिए आपको सेम नहीं लग रहा, थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। तो इसका कंप्लीट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे, चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर से देखिएगा।
अब ये एक छोटा सा सवाल है, एल से बी की ओर जाया जा सकता है। अब मैंने देखा कहां है एल, कहां है एल, ये रहा एल, और L से अगर मैं बात करूं तो M तक जा सकता हूं और M और B बराबर है। L से जब मैं M तक ट्रैवल किया तो मुझे एक बार स्ट्रिक्ट एरो मिलना चाहिए, कोई इक्वल टू वाला साइन नहीं होना चाहिए, एक ही बार कम से कम मिलना चाहिए। एक बार क्या, मुझे एक बार, दो बार मिल रहा है तो ये कंफर्म होगा L ग्रेटर देन B। क्या U से N की ओर जाया जा सकता है? तो सर U से N की ओर मैं लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कैसे? सर देखो हम पहले चले जाते हैं U से लेके M तक, एरो भी है हाँ, फिर M से एरो की ओर लेके N की ओर चले जाते हैं। मैंने कहा आ तो सकते हो लेकिन आपको एरो स्ट्रिक्ट चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं चाहिए, एक बार कम से कम। तो सर यही देखो ना, एरो स्ट्रिक्ट है, यहां पे भी, दो बार आपको मिलना है और क्या चाहिए सर? मैंने कहा बहुत सही कहा आपने। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन ट्रू है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। तो सारे के सारे क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं देना, इसका पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो पहला वाला ट्रू है तो इसको मारो, ठीक है। बी से लेके जे तक नहीं जा सकते ना, मैंने प्रूफ किया या मैं भूल ही गया कि मैंने बताया या नहीं। तो दूसरा वाला मैंने देखा नहीं यार, सॉरी, एक सेकंड, बी से जे की ओर अगर मुझे जाना है बी से एरो जे की ओर, तो जल्दी से देखो मैं उसी को बता के चला गया कि आगे, तो बी से हार्डली मैं एन के साथ इक्वल कर सकता हूं, एन तक जा सकता हूं। और अगर मैं बात करूं कि मुझे जाना है कहां तक, जे तक, तो मुझे एल के का सहारा लेना होगा। एल के यहां पे कोई लिंक नहीं है, यहां पे कोई लिंक नहीं है, तो बी से जे की ओर जाने का रास्ता पूरा का पूरा बंद है। अगर रास्ता पूरा का पूरा बंद है तो केवल पहले वाला का ही ट्रू है, तो गलती से भी तुक्का भी सही लग गया था, पहला वाला ट्रू है, तो मैंने वो बताया नहीं था, तो ये चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे सवाल आप लोगों के क्लियर होंगे, कभी कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर से मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा। जाते जाते सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये सेशन पहुंच पाए, और कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आगे आने वाले सेशंस पे आपको क्या चाहिए। चैनल पे जल्द ही डेली वीडियोस का प्रबंध किया जा रहा है, तो चैनल के साथ स्टे ट्यून जरूर से रहिएगा, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, लव यू और टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, आपका काम है। और साथ ही साथ डेली बेसिस पे 9 PM पे जो अनअकैडमी स्पेशल का क्लास फिक्स्ड है उसको जरूर से अटेंड कीजिए। चैनल पे जो मॉर्निंग पे क्लासेस आपके लिए जाएंगे उसको भी जरूर से आपको अटेंड करना है। थैंक यू सो मच।